आज हम रियल एस्टेट पे बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताऊंगा स्टार्ट करने से पहले। टॉपिक देखो, स्टॉक मार्केट के अंदर आपको पता है, स्टॉक मार्केट के अंदर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हो, स्टॉक खरीदते हो, बहुत सारी चीजें हैं स्टॉक खरीदने के साथ साथ। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट के अंदर मैं फिक्स्ड इनकम मुझे चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास कहीं से आप सैलरी से, अपनी सेविंग से कहीं से आप 10 15 20 लाख रुपए जमा कर लेते हो। 10 लाख भी मान लो फॉर कर लेते हो, उससे भी कम सोचो 1 लाख रुपए कर लेते हो। अब आपको लगता है यार 1 लाख रुपए मेरे पास है, इस 1 लाख रुपए को मुझे कहीं इन्वेस्ट करना है। ऐसे इन्वेस्ट करना है कि 1 लाख रुपए में इन्वेस्ट करके साल के फॉर एग्जाम्पल कुछ अमाउंट रिटर्न में निकाल लूं। कि मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता हूं तो 20 25 हजार रुपए मेरे पास या 10 15 हजार रुपए मान लो फॉर एग्जाम्पल आता है एज अ रिटर्न। अब 1 लाख रुपए आप कहाँ का इन्वेस्ट कर सकते हो कि आपको 10 15 हजार 20 हजार रुपए हर साल का रिटर्न मिलता है। अगर आप एफडी सोचो तो एफडी आपको देती है 6% 7%। और आप स्मॉल जो छोटे छोटे बैंक्स हैं उन पे भी चले जाओगे तो आप 8% दे देंगे, आपको ज्यादा देते हो। ये जो आपके छोटे बैंक्स होते हैं ना, जैसे एयू बैंक हो गया, फिनकेयर बैंक हो गया, ये छोटे बैंक्स हैं, ये ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं आजकल। क्यों रिटर्न ज्यादा दे रहे हैं? क्योंकि ये नए बैंक हैं, इनको अपने आप को बेस बनाना है, इनको आरबीआई को दिखाना होता है अपने पास इतना अमाउंट है, तो ये क्या करते हैं 8 8.5% तक दे रहे हैं। मतलब अगर आप कुछ बैंक की मैं आपको बात बताऊं, जैसे एयू बैंक है, ये फिनकेयर बैंक है, ये लोग 8.5%, मतलब समझ रहे हो आप, 8.5% बहुत हो गया। 8.5% एफडी पे रिटर्न दे रहे हैं, फिक्स रिटर्न जो कि फिक्स है। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मुझे एफडी नहीं चाहिए, एफडी का कुछ फिक्स नहीं है, एफडी से पता नहीं रिस्क रहता है एफडी के ऊपर कि मैं अगर इन्वेस्ट भी करता हूं तो मुझे पता है इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन की वजह से मेरा जो पैसा है वो कम भी हो जाता है। आपको पता है भाई 8 7 8% इन्फ्लेशन चल रहा है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है आपका 100 रुपया जो इस साल का है वो अगले साल आपका 92 93 रुपए बन गया अपने आप। आपने कुछ नहीं किया, वो 100 रुपए आपके बैंक में पड़े हुए हैं, आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं, आपकी जेब में पड़े हुए हैं, और आपने पूरे साल उस 100 रुपए को यूज नहीं किया है, तो वो अगले साल 100 रुपए नहीं है, वो अगले साल 92 या 93 रुपए उसकी वैल्यू है। और उसके बाद उसको भी यूज नहीं किया आपने एक साल और, तो वो और नीचे चला जाएगा। ऐसे करते करते एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड बाद वो पैसा आपका हो जाएगा जीरो, उसकी जो वैल्यू है वो धीरे धीरे डिप्रिशिएट करती चली जाएगी। इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन का इफेक्ट। इन्फ्लेशन की इफेक्ट को मारने के लिए हमें पैसे को ऐसे इन्वेस्ट करना होता है कि हमें एटलीस्ट जहां भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं एटलीस्ट 8% या 10% से ऊपर का रिटर्न निकाल के मिले। कोई भी चीज अगर मुझे 10% से ऊपर का रिटर्न दे रही है तो वो इन्फ्लेशन को अपने आप मार रही है, इन्फ्लेशन से ऊपर जा रही है वो। एफडी हमें ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है कि एफडी में हमारा पैसा सिक्योर है। एफडी सिर्फ उस टाइम के लिए इंपॉर्टेंट होती है कि जब आपको एकदम से बहुत जरूरत पड़ गई पैसे की, अर्जेंसी में, तो आपने एफडी तोड़ा ली और पैसा रख लिया, सिर्फ उस चीज के लिए यूज कर सकते हो आप एफडी को। अदरवाइज एफडी अगर आप सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो सबसे बड़ा यूजलेस इन्वेस्टमेंट है, कोई नहीं करता। अब अपनी बात पे आ जाते हैं कि सर 1 लाख रुपए मेरे पास है, उस 1 लाख रुपए को मुझे ऐसे इन्वेस्ट करना है कि मेरे पास रेगुलर इनकम आती रहे। ज्यादा पैसा है तो उससे मल्टीप्लाई होकर उतना ही अमाउंट आपके पास रेगुलर इनकम आती रहेगी। कैसे आएगी? उसके ऑप्शंस होते हैं अलग अलग। पहला ऑप्शन होता है कि मैं कुछ ऐसे स्टॉक्स सेलेक्ट करूं जो स्टॉक्स गुड अच्छा डिविडेंड यील्ड दे रहे हैं। मेरे पोर्टफोलियो में बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं, मैं आपको यहाँ पे क्लास में अपना पोर्टफोलियो भी दिखाऊंगा किसी दिन। बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं मेरे पास जो मुझे रेगुलर हर साल का इतना इनकम देते हैं डिविडेंड फॉर्म में, जो कि आराम से मेरा खर्चा पानी निकालने लायक बराबर होता है, क्योंकि मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट बहुत बड़ा है। लेकिन धीरे धीरे बड़ा है ना, एकदम तो बड़ा किसी का अमाउंट नहीं होता, धीरे धीरे ग्रो होता है पोर्टफोलियो आपका। तो पहला ऑप्शन होता है कि भाई मैं ऐसे स्टॉक्स को पकड़ लूं जिनका डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छा है। मैंने एक वीडियो भी डाला था अगर आपको याद हो डिविडेंड यील्ड पे, कि डिविडेंड के स्टॉक्स कौन कौन से होते हैं, 4 5 कैलकुलेशन करना भी मैंने आपको उसके अंदर सिखाया था कि डिविडेंड कैसे निकालते हैं, किन स्टॉक्स में हमें डालना है। यहाँ भी समझा दूंगा, डिविडेंड की क्लास में ही दूंगा। तो सबसे पहले तो मैं ऐसे स्टॉक्स पकड़ूं जिनके डिविडेंड यील्ड अच्छा है। अब डिविडेंड यील्ड अच्छा है, स्टॉक सेलेक्ट करने के लिए अगर मैं लिस्ट खोलूंगा तो डिविडेंड यील्ड मेरे को 0.3% 1% 2% इससे ऊपर की नहीं मिलती है। ऐसा नहीं होता कि कोई स्टॉक मुझे 25% डिविडेंड यील्ड दे रहा है, ये इनप्रैक्टिकल सी चीज है, या 10% यील्ड दे रहा है, कोई नहीं देता। कोई भी अच्छे से स्टॉक भी पकड़ लोगे आपको 10% 20% 25% कोई नहीं देने वाला डिविडेंड यील्ड। तो पहला ऑप्शन तो मेरा कम हो जाता है कि नहीं यार ये इसमें इतना अच्छा रिटर्न नहीं आ रहा। दूसरा, 1 लाख रुपए को मैं कहाँ इन्वेस्ट करूं कि मुझे अच्छा रिटर्न हो जाए? दूसरा ऑप्शन होता है ब्याज पे पैसा देना, जो कि छोटे बिजनेसमैन करते हैं। कि आपने क्या किया, किसी बिजनेसमैन को 1 लाख रुपए दे दिया, उससे बोला ब्याज जो चलता है पैसा कि भाई इस पे 10% 15% तेरे को मुझे देना है, तो तू रख ले इस पैसे को, बिजनेस में इन्वेस्ट कर। ये छोटे जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बिजनेस इन्वेस्टर्स होते हैं, जनरली जो छोटे दुकानदार, छोटे इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, लोकल इन्वेस्टर्स जो होते हैं, वो ऐसे इन्वेस्ट करते हैं। आज भी ऐसे होता है। आज भी आप छोटे शहरों में जाओगे, उन शहरों में जो इनको आइडिया नहीं है ना इन्वेस्टमेंट का, वो इसी तरीके से पैसा कमाते हैं। ब्याज पे पैसा दे दिया किसी को, करोड़ों रुपए ब्याज पे दिया हुआ होता है,
पुराने जमाने की इन्वेस्टमेंट बता रहा हूँ, और वो ब्याज पे 10%, 20%, 25% लेते रहते हैं। अगर आप नहीं दे पाते हो वापस, तो वो कंपाउंडिंग रिटर्न मार के उस पर और पैसा लेते हैं। तरीका का उधार हो गया, किसी से उधार लिया आपने, उस पर इंटरेस्ट लगा के वापस करना होता है। बट वहां पे प्रॉब्लम क्या होती है, वहां प्रॉब्लम ये होती है पैसा निकालने के लिए आपके पास मैन पावर होनी चाहिए, पैसा निकालने के लिए आपके पास दम होना चाहिए। हल्का इंसान, शरीफ इंसान का काम नहीं है ये कि आप किसी को पैसे दे दो और आप उससे पैसे निकल को, नहीं हो, बहुत मुश्किल है। उसके लिए आपके पास अलग 4-5 गैंग मेंबर होने चाहिए जो उसको रोज जाके घर पे हड़काएं हर दूसरे दिन और पैसा निकाल, वो आपके पास की नहीं है, क्योंकि आप ऐसे इंसान हो जिसको शांतिपूर्वक पैसा चाहिए। तीसरी चीज, एक तो हो गया भाई कि मैं डिविडेंड की स्टॉक सेलेक्ट कर लूं, दूसरा हो गया कि मैं ब्याज से पैसा दे दूं। दोनों ऑप्शन मेरे को अच्छे नहीं लग रहे। तीसरे ऑप्शन आते हैं, मैं रियल एस्टेट को पकड़ूं। अब रियल एस्टेट को पकड़ने के लिए हमें चाहिए बहुत बड़ा अमाउंट। आज अगर आप रेंटल इनकम चाहते हो तो आपके पास कम से कम बताओ 1 करोड़ रुपए के आसपास होना चाहिए, तब आपको रेंटल इनकम आप कुछ एक्सपेक्ट कर पाओगे प्रॉपर्टी से। आप सोचो कि 40-50 लाख की प्रॉपर्टी में खरीद लूं और उससे मेरे पास रेंटल इनकम आ जाए, तो वो नहीं आएगी। 40-50 लाख की तो कोई प्रॉपर्टी अब एग्जिस्ट ही नहीं करती। पिछले 5 से 10 साल के अंदर रियल एस्टेट ने ऐसा जंप लिया है, मतलब इम्प्रैक्टिकल सा जंप लिया जो किसी ने शायद इमेजिन भी नहीं किया होगा। आज से 10 साल पहले जो घर 6 लाख या 7 लाख या 10 लाख में मिल जाता था, आज वो करोड़ में भी नहीं मिल रहा। आप रिटर्न देखो किस लेवल पे पिछले 10 साल में रियल एस्टेट ने जंप लिया है, मतलब इम्पॉसिबल से जंप लिया है। और वही रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट आज भी, कल भी, परसों भी और आने वाले 50 साल में आपको रिटर्न देता रहेगा। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं, बाहर के इन्वेस्टर्स की मैं बात करूं तो वो ये बोलते हैं कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट है आज के टाइम में भी और आगे भी रहने वाला है। सिर्फ इसीलिए बोलते हैं कि रियल एस्टेट के साथ 2 चीजें हैं अच्छी। पहला, प्रॉपर्टी अप्रिशिएट करती है अगर आप सेलेक्ट करना जानते हो प्रॉपर्टी को, अगर आप पकड़ना जानते हो प्रॉपर्टी को। दूसरा, वो आपको रेंटल इनकम भी देता है। बट प्रॉपर्टी सेलेक्ट करना, उसके सारे पेपर्स को चेक करना, वेरीफाई कराना, रेंटल इनकम के लिए प्रॉपर्टी पे रेंट पे जिसको रखना है उसकी सारी चीजें पहले पता करना, प्रॉपर्टी मैनेज करना, प्रॉपर्टी मेंटेन करना, मेंटेनेंस बहुत बड़ा खर्चा होता है। अब गोवा में मैंने एक प्रॉपर्टी ली है, ठीक है, रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से। एक मैंने सबसे पहले गोवा में एक विला लिया था, क्योंकि वहाँ आरओई बहुत अच्छा है। वहां पे जब सीजन होता है ना, जैसे आप मान लो सितंबर से दिसंबर तक का, तो वहाँ रेगुलर रोज का 30-30 हजार रुपए रेंट आता है। 30 हजार रुपए रेंट आता है रोज का, मतलब आप ऐसे मान के जो 9-10 लाख रुपए महीने का रेंट है वहां से। बट उस प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए, हमें खर्चा करना पड़ता है बहुत, क्योंकि एक बार जो बंदा उसमें रह के चला गया, उस प्रॉपर्टी की बैंड बजा के चाहता है, सीधी सी बात है। तो उसको तो ऐसा लगता है ना अपनी प्रॉपर्टी है, खराब करके जाता है। तो मुझे हर आदमी को जाने के बाद प्रॉपर्टी को दोबारा से पूरा मेंटेन करने के लिए खर्चा करना पड़ता है। तो अगर वाइली मैं महीने का 10 लाख रुपए वहां से निकाल भी रहा हूँ रेंटल, तब भी मुझे वहां पे महीने का एटलीस्ट 1-1.5 लाख रुपए उसके मैनेजमेंट में डालना पड़ता है। स्टाफ रखा हुआ है, पोस्ट रखा हुआ है, वो सब मिला लोगे तो 1-1.5 लाख रुपए वहां पे मेरा खर्चा होता है। और दोबारा दूसरी चीज, उसको मैनेज करना पड़ता है, दिखवाना पड़ता है। अब मेरे पास स्टाफ है तो मैं हैंडल कर लेता हूँ, बट एक नॉर्मल इंसान, एक नॉर्मल इन्वेस्टर वो नहीं कर पाएगा इन चीजों को मैनेज, उसको टेंशन होगी। दूसरा, आप किसी अनजान इंसान पे छोड़ नहीं सकते। अब मेरे वहाँ लिंक्स हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं, तो मुझे टेंशन नहीं होती कि भाई ठीक है मेरी प्रॉपर्टी वहाँ मैनेज हो रही है। बट अगर आप लोग, आप सोचो मेरे को रिटर्न अच्छा मिल जाए और आप प्रॉपर्टी ले लो, आप जाओ ही मत, किसी के भरोसे उस प्रॉपर्टी को छोड़ दो, तो गई आपकी प्रॉपर्टी, कब्जा हो जाएगी। हाथ से कब निकल जाएगी प्रॉपर्टी। इंडिया के अंदर तो प्रॉपर्टी कब्जा करना बहुत आसान है, कोई कब्जा करना चाहे तो आराम से कब्जा कर सकता है किसी की प्रॉपर्टी पे। आप किसी को 3 साल 4 साल रेंट पे रख लो, निकाल नहीं सकते आप उसको, निकाल के दिखा दो। किसी को भी रेंट पे अगर आपको रखना है 2 साल से ऊपर किसी को रेंट पे रखना नहीं होता, चेंज करना होता है। ये रूल है रियल एस्टेट के अंदर पहले इन्वेस्टमेंट का। अगर आप किसी को रेंट पे कुछ देते हो 2 साल के अंदर, यू हैव टू रिमूव दैट पर्सन। अगर आपको टेंशन, अच्छा आदमी है तो ठीक है, बट फिर वही चीज है, अगर आपको नहीं इतना कॉन्फिडेंस है 2 साल के बाद घुमाते रहो।